Reborn to Love My Devil Husband एपिसोड 76। 76 मदन का पर्दाफाश। उसकी बातें सुनकर आयशा के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, लेकिन वो कुछ कहती नहीं है और अपने लैपटॉप पर एडिटिंग करती रहती है कि तभी उसका फ़ोन बजता है। वह तुरंत ही बिना देखे फ़ोन को उठा लेती है और अपने कान पर रखकर कुछ कहती उससे पहले ही उसे त्रिशा की आवाज़ सुनाई देती है। हेलो आयशा, क्या तुम्हारे पास थोड़ी देर के लिए टाइम है? मुझे तुमसे बात करनी है। बात बहुत अर्जेंट है, प्लीज़। उसकी बातें सुनकर आयशा को कोई खास फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन फिर भी वह अपने चेहरे पर हैरानी और परेशानी लाते हुए बोलती है, त्रिशा, ऐसा भी क्या हो गया है जो तुम इस तरह से बात कर रही हो? अर्जेंट काम बताओ, मुझे क्या हुआ है? आयशा को अपनी फिक्र करते हुए देखकर त्रिशा के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और वह बोलती है, कुछ नहीं आयशा, तुम तो जानती हो कि इस वक्त मेरी कंपनी कितनी ज़्यादा परेशानी से गुजर रही है। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि अचानक से ऐसा क्या हो गया है कि एक के बाद एक प्रोजेक्ट कैंसिल होते चले जा रहे हैं, और अब तो मिस्टर मुखर्जी ने भी हमारी मदद करने से मना कर दिया है। उसकी बातें और परेशानी सुनकर आयशा को सच में अपने तहे दिल से खुशी हो रही थी, लेकिन वह ये शो नहीं कर सकती थी और इसलिए अपने आप को जैसे तैसे करके कंट्रोल करती है और बहुत ही चिंता भरी आवाज में बोलती है, ये तो बहुत बुरा हुआ है। तुम बताओ मुझे कि मैं क्या कर सकती हूँ तुम्हारे लिए। मुझे जो कुछ भी होगा मैं वह तुम्हारे लिए जरूर करूँगी, आई प्रॉमिस। उसकी बात सुनकर त्रिशा के चेहरे पर एक कुटिल भरी मुस्कान आ जाती है और वह अपने मन में बोलती है, हाँ, आखिर यही तो मैं सुनना चाहती थी इस बेवकूफ़ के मुंह से कि कबीर मुझे इस बारे में पूछे और मैं इसे मदद करने के लिए कहूँ। वैसे मैं जानती हूँ कि मेरी मदद जरूर करेगी, लेकिन फिर भी मुझे बहन तो बनाना ही था। थोड़ी देर तक दोनों की तरफ शांति रहती है। जब आयशा को और सब्र नहीं होता है तो वह बोलती है, क्या हुआ त्रिशा, तुम कुछ कह रही थी, बताओ मुझे। बताओ ऐसा क्या है जो मैं तुम्हारे लिए कर सकती हूँ, प्लीज़ हेसिते मत करना। आयशा की आवाज़ सुनकर त्रिशा अपने होश में आती है और वह बोलती है, आशा, तुम्हें तो पता ही है कि इस वक्त मेरी कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है। ऊपर से मिस्टर मुखर्जी ने भी अपनी तरफ से मदद देने से मना कर दिया है। तो क्या तुम मुझे 500 करोड़ का लोन दे सकती हो? उसकी बात सुनकर एक पल के लिए तो आयशा भी हैरान रह जाती है। अपने मन में बोलती है, सच में एक नंबर की बेशर्म लड़की है ये। मतलब 500 करोड़ रुपए तो यह ऐसे मांग रही है जैसे कि 50 रुपए मांग रही हो। और इसकी हिम्मत कैसे हुई, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है। आज से पहले जितनी बार भी इसमें पैसे लिए हैं कभी वापस दिए हैं। वह ये सब सो ही रही थी कि तभी उसे दूसरी तरफ से त्रिशा की थोड़ी सी बेचैनी भरी आवाज़ सुनाई देती है, देखो, ऐसा मैं जानती हूँ कि तुम इस वक्त क्या सोच रही होगी कि मैं पहले जितने भी पैसे लिए हैं उनमें से अभी तक कुछ भी नहीं लौटाया है, लेकिन प्लीज़ मेरी बात का विश्वास करो, मैं जल्द से जल्द तुम्हारे सारे पैसे लौटा दूंगी। उसकी बात सुनकर आयशा मुस्कुराती है और वह जल्दी से बोलती है, देखो त्रिशा, ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हारी मदद नहीं करना चाहती हूँ। बात अगर 1-2 करोड़ रुपए की होती तो मैं दे भी देता, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन इतनी बड़ी रकम अगर मुझे तुम्हें देनी है तो उसके लिए पहले मुझे अपनी कंपनी के फाइनेंशियल सिर से बात करनी होगी और उनसे अभी की कंपनी की सारी जानकारी निकालनी होगी, तब जाकर मैं तुम्हें कोई जवाब दे सकती हूँ। आई होप कि मेरी बातों का तुम्हें बुरा नहीं लगेगा, लेकिन तुम चिंता मत करो, तुम्हें तो पता ही है कि तुम्हारी कंपनी भी उसे प्रोजेक्ट को पाने के लिए काम कर रही है, तो तुम वहां पर आने ही वाली होती। तब तक मैं अपनी कंपनी के बारे में भी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन निकाल कर तुमसे बात कर लूँगी, ठीक है? आई होप तुम मेरी बातें समझ रही होगी। मुझे अभी की कंडीशन पता नहीं है कि हमारी फाइनेंशियल कंडीशन किसी को लोन देने के लिए अवेलेबल है भी या नहीं। अच्छा, तेरे साथ में फ़ोन रखती हूँ क्योंकि मैं भी काम कर रही हूँ। हम बहुत जल्द मिलेंगे, शाम को ही मीटिंग है। ठीक है, अब फ़ोन रखती हूँ। बात खत्म हो जाने के बाद आयशा सामने देखती है जो कि धारा उसे घूर कर देख रही थी।
जिसे देखकर वह तुरंत ही अपने कंधे उचका देती है जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। जैसे देखकर धारा को थोड़ा सा और गुस्सा आता है और वह बोलती है, वैसे कुछ भी कर लो, तुम्हारी आंखों से ये तृषा नाम की आंधी पट्टी कभी नहीं उतर सकती है ना। उसकी बात सुनकर आयशा मुस्कुराती है और बोलती है, यार तुम इतनी ज्यादा टेंशन क्यों लेती हो? मैंने बताया ना मैं कि अब पहले वाली आयशा नहीं हूँ। और तुम ये सोच भी कैसी सकती हो कि मैं उसे चुड़ैल की मदद करूंगी? तुम बस देखते जाओ मैं उसके साथ क्या करती हूँ। उसकी बात सुनकर कहीं ना कहीं धारा को थोड़ी सी राहत मिलती है और वह बोलती है, क्या इस सबक सिखाने के लिए तुम्हारे पास कोई प्लान है? मुझे भी बताओ, मुझे भी जानना है। उसे इस तरह से बातें करता हुआ देखकर आयशा के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और वह उसे बोलती है, हाँ मेरे पास बहुत अच्छा प्लान है उसे सबक सिखाने के लिए। लेकिन तुमने मुझ पर शक किया है इसलिए मैं तुम्हें अभी नहीं बताऊंगी। वैसे भी मीटिंग में तुम भी तो मेरे साथ आने वाली हो, तो अब तो तुम्हें तभी पता चलेगा, ठीक है? इतना बोलकर आयशा जाकर वापस से सोफे पर बैठ जाती है और उस प्रोजेक्ट पर काम करने लगती है। धारा कुछ बोलने वाली होती है कि तभी आयशा बोलती है, अच्छा मेरी नई प्लस पुरानी असिस्टेंट, जो मेरे लिए काफ़ी लेकर आओ और अगर तुम्हें पीनी हो तो तुम्हारे लिए भी लेकर आना, क्योंकि अगर तुम सोच रही हो कि मैं तुम्हारे सवालों का जवाब दूंगी तो ऐसा नहीं होने वाला है। उसकी बात सुनकर धारा को थोड़ा सा गुस्सा आता है लेकिन वो कुछ कहती नहीं और तुरंत ही वहां से चली जाती है, क्योंकि वह जानती थी कि अब चाहे कुछ भी हो जाए आयशा उसके सवालों का जवाब नहीं देने वाली है। कपूर इंडस्ट्रीज में इस वक्त मीटिंग रूम में सब लोग बैठे हुए थे और सबके माथे से पसीना छूट रहा था। यह ओल्ड कपूर इंडस्ट्रीज थी जैसे मदन जी संभाल रहे थे, लेकिन आज बहुत महीना बाद अर्जुन यानी कि उसका असली मालिक वहां पर आया था। मदन जी को भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक से अर्जुन यहाँ पर क्या कर रहा है। उन्होंने इस कंपनी में बहुत सी ऐसे कपड़ेबाजी की थी जिसके बारे में अर्जुन को पता था लेकिन वह कुछ कहता नहीं था। लेकिन जो कुछ भी अभिनव ने उसकी वाइफ और उसकी बहन के साथ करने की कोशिश की थी उसके बाद वह उसे ऐसे आसानी से जाने तो नहीं देने वाला था। उसे अय्याशी करने का मौका इसीलिए मिलता था क्योंकि उसके पास पैसे थे। वह खुद तो कोई काम करता नहीं था लेकिन अपने आप की पोजीशन का फायदा जरूर उठता था, और आज अर्जुन उसकी इसी पोजीशन को छीनने वाला था। डरते डरते कंपनी का फाइनेंशियल हेड मिस्टर गुलाटी आते हुए बोलते हैं, सर यह इस साल की एनुअल रिपोर्ट है, आप एक बार इसे चेक कर सकते हैं। अर्जुन उसके हाथ से उस फाइल को लेता है और पढ़ने लगता है। थोड़ी ही देर में उसकी आंखें एकदम गुस्से से ठंडी हो जाती है और वह अपने चाचा जी और मिस्टर गुलाटी की तरफ देखते हुए बोलता है, इसमें ये जो 300 करोड़ रुपए अपने चैरिटी में दान किए हैं, उसकी रिसिप्ट कहाँ है? अपने दान किए हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन किसी अनाथ आश्रम को दिए हैं ये भी तो पता होना चाहिए। उसकी यह बात सुनकर मदन और फाइनेंशियल हेड दोनों के सर पर से ठंडा पसीना बहाने लगता है। मदन तुरंत ही आगे आते हुए बोलते हैं, बेटा तुम्हें तो पता ही है कि कोई भी कंपनी हो उसे अपनी कंपनी का 2% प्रॉफिट मार्जिन भलाई के कामों में लगाना पड़ता है, इसीलिए हमने ये किया था। अपने चाचा जी की बात सुनकर भी अर्जुन को कोई खास फर्क नहीं पड़ता है और वह उनकी तरफ देखते हुए बोलता है, चाचा जी आपको नहीं लगता है कि मुझे भी यह बात पता होगी? मैं तो बस ये कह रहा हूँ कि अगर आपने ये पैसा भलाई में लगाया ही है तो मुझे बस ये जानना है कि आपने ऐसा कौन सा भलाई का काम किया है, उसकी आपके पास डिटेल तो होगी ना। मिस्टर गुलाटी और मदन को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि उन्हें क्या जवाब देना चाहिए, क्योंकि असल में तो वह कभी पैसों को चैरिटी में देते ही नहीं थे। हालांकि ऐसा नहीं था कि वह चैरिटी नहीं करते थे, लेकिन बहुत नाम मात्र की करते थे और फिर उसे पैसे को अपने पर्सनल उसे के लिए ले लेते थे। अब जब अर्जुन इसके बारे में पूरी डिटेल जानकारी मांग रहा था तो उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करें। मिस्टर गुलाटी झूठ बोलते हुए बोलते हैं, वह सर हमने एसिड अटैक के अंदर जितनी भी लड़कियों को ये सब कुछ सहना पड़ा है उनके लिए चैरिटी की है, और उसी फाउंडेशन का नाम आशा फाउंडेशन है।
अर्जुन जानता था कि वह झूठ बोल रहा है, लेकिन फिर भी वह अपने बगल में खड़े हुए अपने असिस्टेंट की तरफ देखते हुए बोलता है, अभी के अभी आता फाउंडेशन से कांटेक्ट करो और उनसे पूछो क्या कपूर इंडस्ट्रीज की तरफ से उन्हें कोई भी डोनेशन मिला है, और अगर मिला है तो उसकी अमाउंट क्या है। अभी के अभी उन्हें आंसर दे, जल्द से जल्द पता करो। अर्जुन की यह बात सुनकर तो वहां पर मौजूद गुलाटी और मदन की फटकार चार हो गई थी। उनके चेहरे पर पसीना टप टप करके टपक रहा था। हालांकि ऐसी फुल था, लेकिन फिर भी ऐसी में भी उनके शरीर से पसीना ऐसा बह रहा था जैसे कि वहां पर पंख भी नहीं चल रहा हो। थोड़ी देर में अर्जुन का असिस्टेंट आ जाता है और वह सामने बैठे हुए मिस्टर गुलाटी और मदन की तरफ देखा है, जिनका चेहरा पूरा पसीने से तरबतर हो गया था। अर्जुन उसे देखते हुए जो कुछ भी जानकारी मिली है उसे बताने का इशारा करता है, जिसे समझकर उसका असिस्टेंट तुरंत ही बोलता है, सर कपूर इंडस्ट्री की तरफ से आशा फाउंडेशन को डोनेशन मिला तो जरूर है, लेकिन जैसे कि मिस्टर गुलाटी और मदन सर कह रहे हैं वैसे बिल्कुल भी नहीं है। उन्हें जो डोनेशन मिला है वह सिर्फ 2 करोड़ रुपए का है, और यहाँ पर जो रिपोर्ट में शो कर रहा है वह 300 करोड़ रुपए। उसकी बातें सुनकर न सिर्फ मिस्टर गुलाटी और मदन बल्कि वहां पर मौजूद और भी अलग अलग डिपार्टमेंट के हेड हैरान रह जाते हैं। अर्जुन अपनी सख्त और कड़क आवाज में मिस्टर गुलाटी और अपने चाचा की तरफ देखते हुए बोलता है, क्या आप अपनी सफाई में कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि इसके बाद आपको कुछ भी खाने के लिए मौका दिया जाएगा। उसकी बातें सुनकर मदन और मिस्टर गुलाटी तुरंत ही अपनी जगह से खड़ी होते हैं और अर्जुन के पैर पकड़ते हुए गिड़गिड़ाते हुए बोलते हैं, सर मुझे माफ कर दीजिए सर, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मैं ऐसा नहीं करना चाहता था, लेकिन ये सब मदन सर ने करने के लिए कहा था और बदले में उन्होंने मुझे अच्छा खासा पैसा भी दिया था इसके लिए। प्लीज़ सर, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। फ्रेंड्स, क्या लगता है आपको क्या सज़ा देगा अर्जुन अपने चाचा जी को?